नमस्कार आप सभी को जो मिस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश सिंह और आज प्राचीन भारत का इतिहास स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंसेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं, स्पेशली बिहार के एग्ज़ाम को हम टारगेट कर रहे हैं। जैसे बीपीएससी TRA 4 हुआ, बिहार दरोगा हुआ, बिहार एसएससी के अंतर्गत जो CGL 4 आने वाला है, इंटर लेवल का एग्ज़ाम जो कि होने वाला है, और बिहार पुलिस इसका भी एग्ज़ाम हो गया है, फिर आने वाला वैकेंसी उसका भी एग्ज़ाम होगा। मतलब बिहार के जितने भी एग्ज़ाम्स होता है सबको फुल कवर किया जाएगा, समझे। स्पेशली बिहार के एग्ज़ाम के लिए टारगेट किया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम बता देते हैं, ये MCQs फॉर्मेट में होगा, ठीक ना। और डेली आपको आएगा। ये क्लास 1 है, क्लास 2, 3, 4 ऐसे ही पहले एंशिएंट ख़त्म करेंगे, फिर मिडिएवल, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद फिर पॉलिटी, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं? तो जैन धर्म के में जो है अंतिम से एक पूर्व कौन तीर्थंकर थे? तो वो थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। ये आंसर हो गया। चलिए इसका थोड़ा डिटेल बताते हैं आपको। जैन धर्म के अनुसार 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, और उससे जस्ट पहले 23वें तीर्थंकर जो थे ये पार्श्वनाथ थे, समझे। पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह का प्रतिपादन किया, जबकि 5वां जो महाव्रत था ब्रह्मचर्य, इसको महावीर स्वामी ने जोड़ा था, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? तो ये है कल्हण के द्वारा रचित राजतरंगिणी। इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास से रिलेटेड है। इसमें ये बताया गया है सो अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था किनके द्वारा? दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में जैन धर्म का जो प्रचार प्रसार किया गया था किसके द्वारा किया गया था? तो ये होगा आपको भद्रबाहु के द्वारा। किसके द्वारा? सॉरी मेरा क्वेश्चन हो गया, भद्रबाहु के द्वारा। ये इसका आंसर हुआ किसका? भद्रबाहु के द्वारा। भद्रबाहु जी थे, भद्रबाहु सुप्रसिद्ध जैन आचार्य थे, जो दिगंबर और श्वेतांबर दोनों संप्रदायों द्वारा अंतिम स्रोत केवली माने जाते हैं। भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे, ये भद्रबाहु जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक अधिकार किसके पास था? गुप्त काल में, गुप्त वंश के दौरान सर्वोच्च न्यायिक अधिकार किसके पास होता था? तो राजा के पास होता था। किसके पास? राजा के पास होता था। इस एक सेकंड हम हाइलाइटर ही ले लेते हैं।
एक्चुअली हम पेन ही यूज करते हैं। ये कौन हो जाएगा, राजा हो जाएगा। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार राजा में निहित होता था। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे, परंतु वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। गुप्त काल में न्याय व्यवस्था के पदाधिकारी को महान दंडनायक कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा थोड़ा हम डिटेल बता दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ही, और आपको एमसीक्यूज में ही इतना क्वेश्चन करवाएंगे सो आपको कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इसका फुल गारंटी है। कृषि की शुरुआत संभवतः हुई थी, कब हुई थी? कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में 7000 ईस्वी ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। कौन सा हो जाएगा आंसर? ये है आपको 7000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। नवपाषाण काल का टाइमिंग ये था 7000 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। उस टाइम में नवपाषाण काल में खास करके बलूचिस्तान के मेहरगढ़ के नवपाषाणीय लोग गेहूँ, जौ, रुई उपजाते थे। कृषि की शुरुआत इसी काल में हुई, नवपाषाण काल में, इसी के आजू बाजू 7000 ईसा पूर्व के आसपास, 7000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक नवपाषाण काल हुआ, उसी के टाइम कृषि की भी शुरुआत हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की थी? तो गौतम बुद्ध जीवन चक्र में पूर्ण आस्था व्यक्त किए थे। कौन सा आंसर हो जाएगा? ये जीवन चक्र में। बुद्ध ने पूर्ण आस्था जीवन चक्र में व्यक्त की। सभी जीव और प्राणी मात्र एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जन्म दर जन्म जीवन का आनंद लेते हैं। ये किनका मानना था? ये गौतम बुद्ध का मानना था, इसलिए इसने जीवन चक्र में पूर्ण आस्था व्यक्त की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर जी, उनका मृत्यु देहांत कहाँ हुआ था? तो इनका देहांत हुआ था आपको पावापुरी में, जो कि बिहार में स्थित है। अभी के टाइम में ये पावापुरी बिहार में, जो कि बिहार के नालंदा जिला में स्थित है। पावापुरी जो है बिहार के नालंदा जिला में स्थित है, यहीं पे इनका देहांत हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन है, ज़्यादा डिटेल बताएंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा, इसी कारण थोड़ा थोड़ा डिटेल बताते जा रहा है। अब एमसीक्यू फॉर्मेट में ही इतना क्वेश्चन करवा देंगे, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? तो महावीर जी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और उन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। तो इनका देहांत तो देख लिए कहाँ पे हुआ? पावापुरी, जो कि बिहार के नालंदा जिला में है, और इनका जन्म हुआ था आपको वैशाली में, ये भी बिहार में ही है। कहाँ पे हुआ था जन्म इनका? वैशाली में। ये रहा आंसर। थोड़ा बता दें आपको इसके बारे में। भगवान महावीर जो थे, जो वैशाली के गणतंत्र राज्य क्षत्रिय कुंडलपुर में इनका जन्म हुआ था। महावीर को वर्धमान वीर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाए थे
मौर्य वंश के शासक अशोक ने। किसने? अशोक ने। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है। सांची का स्तूप मूलतः सम्राट अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। आप लोग बताइए कब शामिल किया गया था? ऐसे चलिए हम बता देते हैं। ये सांची का स्तूप जो है विश्व के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, विश्व धरोहर में जो शामिल किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1989 में शामिल किया गया था। नाम है 1989 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कबीर किन के शिष्य थे? तो कबीर जी जो शिष्य थे इनके रामानंद जी के शिष्य थे कबीर जी। कबीर जी जो थे सो 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत कहे जाते थे। कबीर वैष्णव संत आचार्य रामानंद के शिष्य थे। किनके? रामानंद के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनंत वर्मन। कौन? अनंत वर्मन। पुरी का जो श्री जगन्नाथ मंदिर है एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ, उसको श्री कृष्ण भी कहते हैं, को समर्पित है। यह भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। इसका निर्माण राजा अनंत वर्मन चोडगांग ने आरंभ कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायनासोर विलुप्त हुए थे। किस युग में डायनासोर विलुप्त हुए थे? तो क्रेटेशियस युग में। क्रेटेशियस युग में इनका विलुप्त हो गया थे, जबकि इनका एग्जिस्ट था, ये रहते थे धरती पे जुरासिक युग में। उस समय धरती पे इन्हीं लोग का राज चलता था डायनासोर का। उस समय जुरासिक युग में उस टाइम में मनुष्य धरती पे नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदी का उल्लेख नहीं है? ऋग्वेद में यमुना, रावी, गंगा, सरस्वती, इन चारों में से किनका उल्लेख नहीं किया गया है? तो रावी का उल्लेख नहीं किया गया है। किसका उल्लेख नहीं किया गया है? रावी का। रावी का उल्लेख नहीं किया गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णन सिंधु नदी का किया गया है। किसका किया गया? सर्वाधिक वर्णन सिंधु नदी का किया गया है, क्योंकि यह आर्थिक दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण नदी थी। इनकी पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे ऋग्वेद में नदीतमा कहा गया है। नदीतमा का मतलब होता है नदियों में सर्वश्रेष्ठ। इसके अतिरिक्त यमुना का उल्लेख 3 बार तथा गंगा का उल्लेख 1 बार ऋग्वेद में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? अश्वमेध का ये थे गुप्त वंश के सम्राट समुद्रगुप्त। इसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्वेनसांग भारत भ्रमण किया किनके शासनकाल में किए? तो ये हर्ष के शासनकाल में किए थे। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में किए थे। उसने अपनी यात्रा ये ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा आपको 29 वर्ष की अवस्था में किए थे और
कितने ईस्वी में आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में? 629 ईस्वी में इसने अपना यात्रा प्रारंभ किए थे। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है जैन मंदिरों के लिए। किनके? जैन मंदिरों के लिए। वैसे थोड़ा मोड़ा हिंदू मंदिर सब भी है, हिंदू धर्म का भी वहाँ पे देखा गया है, बट स्पेशली ये जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में से जो पर्वतीय स्थल माउंट आबू है तो जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ये माउंट आबू जो है राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है जो कि समुद्र तल से 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये माउंट आबू को राजस्थान का स्वर्ग भी कहा जाता है। माउंट आबू हिंदू और जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है और खास करके मंदिर स्पेशली जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? धर्मपाल। धर्मपाल जो थे ये गोपाल प्रथम का पुत्र थे और उसने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाथरघाट भागलपुर बिहार में की थी। कहाँ पे ये विक्रम विश्वविद्यालय जो है सो बिहार के भागलपुर में स्थित है। कहाँ पे? बिहार के भागलपुर में। देखिए ये बिहार स्पेशलिस्ट एग्जाम के लिए कवर किया जा रहा है, तो बिहार रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा एक भी नहीं छूटेगा, इसका ये फुल गारंटी देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया किनके द्वारा? बुंदेलखंड के चंदेलों द्वारा। किनके द्वारा? बुंदेलखंड के चंदेलों द्वारा। चलिए हम केवल ऑप्शन ये घेर देते हैं, पूरा इनमें से बढ़िया ये आंसर हो गया। ये खजुराहो जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक प्रमुख शहर है जो अपने प्राचीन एवं मध्यकालीन मंदिरों के लिए विश्व विख्यात है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण 950 ईस्वी से लेकर के 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजाओं के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक कौन था? चालुक्य वंश का ये थे पुलकेशिन प्रथम। कौन थे? पुलकेशिन प्रथम। चालुक्य वंश का राजधानी कहाँ था? तो वातिपी था। कहाँ था? वातिपी। इस वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन II, ये पुलकेशिन द्वितीय ये थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। तो पीछे भी क्वेश्चन आया था, अशोक ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो ये आपको हुआ था 78 AD में, 78 ईस्वी में कुषाण का शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आंसर हमको गिराने लगा है। चलिए बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? बुद्ध के उपदेश तो ये है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नव नालंदा महाविहार किन के लिए विख्यात है? तो ये आपको
पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, किनके लिए? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। नवनालंदा बिहार की स्थापना बता दो आपको, तो 20 नवंबर 1951 को बिहार सरकार द्वारा पाली एवं बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए किया गया था। नवनालंदा बिहार के लिए उनका जो स्थापना हुआ था आपको 20 नवंबर 1951 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो ये चतुर्थ मतलब चौथा पीढ़ी का है। बताइए, अभी भी ये बोध गया में जिस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति हुआ, वो जो है एक पीपल का वृक्ष, उसको बोधि वृक्ष इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहाँ पे बोध मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई गौतम बुद्ध को। वो एक्चुअली में क्या है? पीपल का वृक्ष है, जो कि अभी भी बिहार के गया जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये वैशाली में थी। उस टाइम में गणतंत्र था, मतलब लोगों के द्वारा वहाँ का राजा चुना जाता था। राजा तो नहीं बोलिए, वहाँ का जो भी प्रतिनिधि होते थे जिसका, तो जनता के द्वारा चुना जाता था। जब भी अभी जैसे इंडिया में है, अमेरिका में, वैसे ही उस टाइम में बताइए 26 ईसा पूर्व में हुआ था। ये कौन है? वैशाली में था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? उड़ीसा का पुराना नाम था उत्कल। आप लोग यदि नेशनल एंथम भारतीय राष्ट्रगान याद होगा तो उसमें देखिएगा उत्कल का उपयोग किया गया है। जैसे बोलते हैं ना, पंजाब सिंध गुजरात मराठा उत्कल बंगा, बोलते हैं ना, वही उत्कल जो है ये उड़ीसा क्षेत्र को दिखाया गया है। उस टाइम में उड़ीसा में बंगाल, वैसे बंगाल तो उसका अलग क्षेत्र था, बिहार आता था। ऐसे बंगाल में ही उड़ीसा भी रहता था उससे पहले ही, और बाद में बंगाल से उड़ीसा का अलग किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे पिछला क्वेश्चन का एक और बता दूं आपको, उड़ीसा को इससे पहले, उत्कल से भी पहले, उस टाइम में मौर्य समाज जिस समय में अशोक ने कलिंग पर, बोलते हैं कलिंग पर हमला किया था, वो भी कलिंग कहाँ थे? उड़ीसा क्षेत्र का ही क्षेत्र थे, उड़ीसा में। तो उस टाइम में उड़ीसा को ही कलिंग बोला जाता था। उसके बाद उत्कल बोला जाने लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? सबसे प्राचीन स्तूप कहाँ का है? सारनाथ का है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था, सारनाथ में ही दिए थे। ये उपदेश देने को क्या बोला जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। प्रथम उपदेश दिए तो उनको क्या बोला गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है किनको? तो गुप्त काल को बोला जाता है स्वर्ण युग। देखिए, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल या युग गुप्त काल को कहा गया है। क्यों ऐसा? इसलिए कहा गया है क्योंकि इसी युग में भारतीय संस्कृति राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टिकोण से अपनी पराकाष्ठा पर थी। जैसे कि यह काल
हिंदू पुनर्जागरण के लिए राष्ट्रीय पुनरुत्थान का काल था। धर्म दर्शन, जिसको सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन आदि का विकास इसी समय हुआ था। विदेशियों पर भी विजय, जैसे गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने शकों का पूर्णतः नाश किया था। किसने? तो स्कंदगुप्त ने। मूर्ति कला का विकास भी इसी के युग में, इसी के काल में हुआ था। गुप्त काल के में ही हुआ था मूर्ति कला का विकास। मंदिरों का निर्माण, जैसे नागर शैली का विकास हुआ था इन्हीं के काल में, जो कि उत्तर भारत में नागर शैली की झलकता है। और भाषा का भी विकास हुआ था इसी काल में। साहित्य का, जैसे इन्हीं के काल में, गुप्त काल में ही कालिदास हुए, जिन्हें साहित्य बहुत सारा साहित्य लिटरेचर का। विज्ञान प्रौद्योगिकी, पारे का आविष्कार भी इसी काल में हुआ था। बहुत सारा हर चीज़, इसलिए इनको स्वर्ण युग कहा जाता है, जो कि एक डेवलप्ड कंट्री के लिए जरूरी है। हर चीज़ होता था, बताइए उस टाइम गुप्त काल में। इसलिए गुप्त काल को भारत संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोणार्क मंदिर के देवता हैं? किस देवता के? सूर्य देवता। कोणार्क सूर्य मंदिर भी बोला जाता है। क्या हुआ इसका आंसर? ये सूर्य मंदिर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं आपको। ये कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, यह भारत के उड़ीसा राज्य में पुरी नामक शहर में स्थित है। यह मंदिर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इसे यूनेस्को द्वारा सन 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। पीछे हमने बताया था सांची का स्तूप, उसको कब विश्व धरोहर में स्थापित किया गया था? तो 1989 में 1989 में, जबकि इसको 1984 में शामिल किया गया था कोणार्क सूर्य मंदिर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? तो किसने प्रारंभ किया था? कनिष्क ने। एक सेकेंड, सॉरी। किसने प्रारंभ किया था? तो कनिष्क ने। ये शक संवत जो है भारत का प्राचीन संवत है, जो 78 ईस्वी से आरंभ होता है। इसे कनिष्क ने प्रारंभ किया था। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। नेशनल कैलेंडर कौन है इंडिया का? तो शक संवत ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में पीछे ही पढ़े हैं कौन? हिंसंग आया था। ये 2 नंबर हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो अशोक का है। सारनाथ में अशोक का चतुर्मुख सिंह स्तंभ है। भगवान बुद्ध का मंदिर भी है यहीं पे। जैन मंदिर इत्यादि दर्शनीय है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह यहीं के अशोक स्तंभ के मुकुट की द्विमीय अनुकृति है। द्विमीय मीन्स 2D, 2 डायमेंशन वाला। इंडिया का जो नेशनल चिन्ह है, भारतीय का राष्ट्रीय चिन्ह भारत का, वो यहीं से लिया गया, अशोक के स्तंभ से लिया गया था। ये जो सारनाथ में मिला था वहीं से। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित हैं कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ये खजुराहो का जो मंदिर है, ये जैन मंदिर, हिंदू मंदिरों के लिए फेमस है।
इनके गुफा में जैन मंदिर, हिंदू मंदिर बहुत सारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा बता दे रहा है। निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? मतलब ये तीन जो है एक ही समय में रहते थे, एक ही समय के हैं। कौन इन चारों में से कौन है जो इन तीनों के समय के इन तीनों से नहीं मिलता है, मतलब एक ही टाइम में नहीं था? तो जैसे बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद, प्रसेनजीत। तो मिलिंद जो थे इन लोग के समय के साथ नहीं थे, इन लोग के टाइम में नहीं थे। बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत एक ही समय के थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई, माया और वशीकरण का निर्माण है? तो अथर्ववेद में। कौन सा आंसर हो जाएगा? तीसरा अथर्ववेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। कितना बात देख रहे हैं आप, केवल टोटल क्लास कीजिए मेरा, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये गारंटी देते हैं। ये सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण था सो यही किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। ये सारनाथ कहाँ पे है? ये सारनाथ उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है। इस स्तंभ पर अशोक की राज आज्ञा लिखी गई है तथा इसके शीर्ष पर 4 सिंह एक दूसरे से पीठ सटाए हुए खड़े हैं। इसी स्तंभ से भारत सरकार का राष्ट्रीय चिन्ह ग्रहण किया गया है। और राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया कब गया था? तो 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में नया संसद बना है, वहाँ पे भी उसके छत पे भी यही सारनाथ स्थित स्तंभ को ही लगाया गया है। उसमें कुछ मॉडिफाई किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च प्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? तो कौन है? मनुस्मृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ था? गुप्त संवत कब प्रारंभ कब हुआ था? तो ये 319 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कब? 319 ईस्वी में। वो हम लोग जो शक संवत देखे थे, और ये क्या है? गुप्त संवत है, पिछले क्वेश्चन में जो देखे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक तो कौन थे? श्री गुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है किससे? तो व्याकरण से। किससे संबंधित है? व्याकरण से। तोल्काप्पियम ग्रंथ जो था ये तमिल व्याकरण से संबंधित है। इसके रचनाकार थे तोल्काप्पियर। संगम काल के प्रमुख कवि साहित्यकार थे ये तोल्काप्पियर। उसी ने ये तोल्काप्पियम ग्रंथ को रचित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? किसके पांडुलिपि को? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद के पांडुलिपि को यूनेस्को में शामिल किया गया है। और कब शामिल किया गया था? तो 2007 में शामिल किया गया था ऋग्वेद को। और अभी हाल ही में 2025 को बता रहे हैं, 2025 में भारत का जो भगवत गीता है, भगवत
भगवत गीता, भगवत गीता को और नाट्य शास्त्र को भी, और नाट्य शास्त्र को भी शामिल किया गया है। नाट्य शास्त्र को भी शामिल किया गया है 2025 में, और 2007 में किसको, ऋग्वेद को किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरातन अवशेषों के कालानुक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? किससे होता है? ये कार्बन 14 से, कार्बन 14 से पुरातन अवशेषों का कालानुक्रम निर्धारण, मतलब किस टाइम के थे पुरातत्व अवशेष, ये किस समय का था, उसका निर्धारण किया जाता है कार्बन 14 के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक महान, जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, की राजधानी उस समय नाम था? तो ये था पाटलिपुत्र। आज की जो बिहार के पटना राज्य है, पटना है, उसी को उस टाइम में पाटलिपुत्र कहा जाता था, उसी क्षेत्र को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित था? तो ये सिंधु और झेलम नदी के बीच में थे। कहाँ? सिंधु और झेलम नदी के बीच में थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है? इसमें काष्ठ युग से, नवपाषाण युग से, पाषाण युग से, कि लौह युग से? किससे था? सॉरी, ये कांस्य युग, काष्ठ, ये टाइपिंग में गलती हो गया है, ये कांस्य युग होगा। क्या होगा? कांस्य युग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री हिनसांग ने भारत का भ्रमण किया था, किसके शासनकाल में? तो चीनी यात्री हिनसांग किया था अशोक के शासनकाल में। ये 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अशोक के शासनकाल में। आप केवल वीडियो मेरा देखिए, आपको फुल कवर हो मिल जाएगा। बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए, जीके जीएस के लिए आप निश्चिंत हो जाइएगा। केवल ये सीरीज को फॉलो कीजिएगा। तो ये तो आज का फर्स्ट क्लास है। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी, कल्हण द्वारा राजतरंगिणी क्या है? गीतों का संग्रह है, कश्मीर का इतिहास है, चंद्रगुप्त के शासन के बारे में है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है? तो कश्मीर का इतिहास है। आपको पहला या दूसरा क्वेश्चन में हम बताए थे कश्मीर के इतिहास, जिसमें बताया गया है अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया था। तो ये इसी में कल्हण के द्वारा जो रचित राजतरंगिणी पुस्तक है, इसी में श्रीनगर को जो अशोक ने बसाया था, ये भी चर्चा किया गया है, वह भी उसका भी वर्णन किया गया है। तो ये राजतरंगिणी बुक जो है, ये राजतरंगिणी बुक किसके लिए है? तो कश्मीर के इतिहास के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? तो सारनाथ कहाँ है? यूपी में। यूपी के कहाँ? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में सारनाथ स्तूप स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति कौन था? प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि जो थे, क्या थे? ये खगोल शास्त्री थे, व्याकरण शास्त्री थे, गणितज्ञ से, दार्शनिक थे। तो ये भी क्या थे? व्याकरण शास्त्री थे।
जैसे तोल्काप्पियम के को किसने लिखा था, वो तमिल लैंग्वेज का व्याकरण व्याकरण तोल्काप्पियर जो लिखे थे। तोल्काप्पियम को लिखने वाले कौन थे, तोल्काप्पियर, जो वो तो तमिल व्याकरण से रिलेटेड है, जबकि ये व्याकरण संस्कृत से रिलेटेड है। ये पाणिनि व्याकरण शास्त्री है, इसने संस्कृत के व्याकरण को लिखे थे। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार, ग्रेट बाथ जिसको बोला जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन स्थल से मिला है, किस स्थल से मिला है, तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन है तो ज़्यादा डिटेल बताएंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा। सम्राट अशोक के पिता थे, कौन थे सम्राट अशोक के पिता, तो ये थे बिंदुसार। ये बिंदुसार और बिंबिसार, इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये बिंबिसार जो थे ये हर्यक वंश से थे और बिंदुसार मौर्य वंश से थे। तो बिंदुसार किनके पिता थे, तो अशोक के पिता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे, किसके बने होते थे, तो आप पाषाण मात्र, पाषाण व ताम्र, ताम्र कांस्य व लोहा, ताम्र टीन तथा कांस्य, तो ये क्या हो जाएगा, ताम्र, यानी कि तांबा, टीन तथा कांस्य से बने होते थे। इसका आंसर हो जाएगा चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में वेदों का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है, तो मतलब कौन सा वेद सबसे पुराना, उसके बाद कौन सा है, तो ये हो जाए आपका पहले ऋग्वेद आया, उसके बाद सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद, उसके बाद अथर्ववेद। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, उनकी संख्या थी कितना, 108। ये संख्या कितनी थी, 108। इसको बोलते हैं मिलान कीजिए। तो बित्सा नदी देखिए ये क्या है, अभी का नाम है, करेंट का वर्तमान नाम है इस नदी सबका, ये क्या है, पुराना नाम है। तो बित्सा नदी किस नदी को कहा जाता था, पहले झेलम नदी को कहा जाता था, जबकि अस्किनी चेनाब नदी को कहा जाता था, और परुष्णी रावी नदी को कहा जाता था, और बिपाशा ब्यास नदी को कहा जाता था, पुराना नाम है। चलिए तो इसका आंसर ऐसे तो यहाँ पर नहीं लिखा है, लिख देते हैं क, ख, ग और घ। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, जैसे क का कितना हो गया, क का 3, तो ये 3, फिर ख का कितना होगा 1, 3 1, ये तीसरा आंसर हो जाएगा आपको। जैनों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव, ये प्रथम तीर्थंकर इसको कहा जाता है, जबकि वास्तविक संस्थापक महावीर जी को कहा जाता है, जो कि 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिन्होंने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किए थे, तो ये कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक शिलालेख लिखे गए हैं किस किस भाषा में, ग्रीक में, ख्रोष्टी में, अरामाइक में और संस्कृत में, किस किस में लिखे गए हैं, तो ये आपको ग्रीक में लिखे गए हैं, ख्रोष्टी में भी लिखे गए हैं, अरामाइक में भी लिखे गए, संस्कृत में नहीं लिखा गया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 2, 1 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचतंत्र लिखा गया था किन के द्वारा, तो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है, तो सबसे प्राचीनतम गुरुकुल कौन था,
उज्जैन, नालंदा, विक्रमशिला या तक्षशिला? कौन था? तो तक्षशिला था, सबसे प्राचीन था, सबसे प्राचीन था। मतलब नालंदा से भी पहले, विक्रमशिला से भी पहले तक्षशिला थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो बंगाल का प्राचीन नाम था गौर। ये कामरूप किसका प्राचीन नाम है? तो असम का प्राचीन नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागर, द्रविड़ और वेसर तीन प्रमुख क्या है? ये तीन प्रमुख क्या है? तो ये तीन प्रमुख है भारतीय मंदिरों की वास्तुकला। जैसे नागर जो होता है उत्तर भारत में, नागर ये हो गया, आपको यहाँ पे लिख देते हैं, नागर उत्तर भारत के लिए, जबकि द्रविड़ आपको हो गया साउथ इंडिया के लिए, साउथ इंडिया के लिए। और बेसर आपको, बेसर में नागर और द्रविड़ दोनों शैली का कुछ कुछ पार्ट रहता है बेसर। तो ये ज़्यादातर आपको मध्य भारत का हो जाएगा, ये मिडिल इंडिया, मिडिल इंडिया का। मंदिर जो उस टाइम जो मंदिर बनते थे किस शैली में बनते थे, वो हुआ मंदिरों की वास्तुकला शैली, जो कि नागर शैली ज़्यादातर आपको उत्तर भारत में दिखाई देगा, द्रविड़ साउथ इंडिया में दिखाई देगा, बेसर आपको दोनों का मिलावट एक तरह से समझिए दोनों शैली का, वो आपको मध्य भारत में दिखेगा, मिडिल इंडिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक संवत का प्रारंभ मास है। शक संवत में प्रारंभ मास कौन सा है? जैसे हम लोग मॉडर्न ये कैलेंडर जो फॉलो करते हैं अभी, इस कैलेंडर में जैसे जनवरी हुआ फर्स्ट मार्च तक, शक संवत के अनुसार जो कि इंडिया का राष्ट्रीय कैलेंडर है, नेशनल कैलेंडर है, तो इसके अनुसार पहला मास मतलब फर्स्ट मंथ कौन सा होता है? तो चैत्र होता है। कौन सा? चैत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नगर कोझिकोड कहलाता था। जो नगर कोझिकोड है अभी उसको पहले क्या कहा जाता था? कालीकट, जहाँ पे वास्को डी गामा भारत आए थे सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी, आपको इसमें से देख लीजिए, जैसे सांगठनिक सैनिक संगठन, ग्रामीण स्वायत्तता, शहरी प्रशासन, केंद्रीय शासन। तो क्या था? ग्रामीण स्वायत्तता विशेषता थी। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित था? तो कहाँ पे था? लोथल में। बंदरगाह नगर मतलब जहाँ पे जहाज आते थे उस टाइम में, तो छोटा छोटा जहाज होता होगा, छोटा छोटा नाव होता होगा। कहाँ पे है सिंधु घाटी का? तो ये लोथल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु को कहा जाता है। मनु हिंदू धर्म के अनुसार संसार के प्रथम पुरुष थे। हिंदू विधि का लेखक मनु को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। हेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, फाहियान आया था आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान महावीर का जन्म हुआ था नेपाल में लुम्बिनी नामक जगह पे हुआ था। नेपाल के लुम्बिनी नामक जगह पे भगवान महावीर है। भगवान महावीर का जन्म तो वैशाली में हुआ था। हमको लगा गौतम बुद्ध। भगवान महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में। ये नहीं है, इसे काट दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार था? तो चाणक्य था चंद्रगुप्त मौर्य का। इन्हीं के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? अधिकांश तो लिखा गया ब्राह्मी लिपि में, वैसे खरोष्टी में भी लिखा गया है कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था? तो ये आपको बनाया गया था गुप्त वंश के दौरान। नालंदा का जो प्राचीन विश्वविद्यालय है ये गुप्त वंश के दौरान बनाया गया था। ये नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसको गुप्त वंश के किस सम्राट ने बनाया था? तो कुमार गुप्त प्रथम ने बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था नेपाल के लुम्बिनी में। तो तभी मार दिए थे महावीर वाले में। नेपाल के लुम्बिनी नामक जगह पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कितने ईस्वी में हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और किस कुल में हुआ? तो शाक्य कुल में हुआ था इनका जन्म। इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था? शिशुनाग, धनानंद, बिंदुसार, कनिष्क। मगध का शासक नहीं था तो कनिष्क नहीं था। बाकी ये शिशुनाग, नागवंश का धनानंद और बिंदुसार सब क्या थे? मगध का शासक थे, मगध पे राज किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है? दीदारगंज यक्षिणी आपको मौर्य काल का हो गया। मौर्य वंश के टाइम का दीदारगंज यक्षिणी है। ये दीदारगंज यक्षिणी कहाँ है? ये दीदारगंज एक ऐतिहासिक स्थान है जो बिहार प्रांत की राजधानी पटना के पास स्थित है। दीदारगंज से 1917 में एक यक्षिणी की सुंदर मूर्ति प्राप्त हुई। यह मूर्ति मौर्य विद्वानों के मत के अनुसार यह मूर्ति मौर्यकालीन है, मतलब मौर्य वंश के टाइम के ये मूर्ति था। यक्षिणी, दीदारगंज यक्षिणी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए देखने के लिए धन्यवाद।